अब आपको मुझे एक टर्म बतानी है, ऑक्सीजन डेट। क्या है ऑक्सीजन डेट? वैसे एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं दिया हुआ, बट मुझे क्यों बतानी है, क्योंकि एम्स में इस पे क्वेश्चन आ रखा है, एम्स 2012 में। टर्म क्या है? टर्म है ऑक्सीजन डेट। ये ऑक्सीजन डेट क्या है? देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो एक्सरसाइजिंग जो टिश्यू होता है या जो एक्सरसाइजिंग मसल सेल होता है, भाई उसकी एनर्जी डिमांड बढ़ गई, उसको ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने, क्योंकि एनर्जी डिमांड ज्यादा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए भाई ज्यादा एटीपी बनाने हैं। और एटीपी हम कैसे बनाते हैं? फूड फूड का ऑक्सीडेशन करके, यानी उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो एनर्जी डिमांड बढ़ती है, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो हमने देखा है एक्सरसाइजिंग जो टिश्यू होते हैं या मसल सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो 5 ml की जगह 15 ml तक ऑक्सीजन ब्लड से ले लेते हैं। ठीक है ना? कहाँ तो 5 ml लेते थे नॉर्मल नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त, और जब एक्सरसाइजिंग कंडीशन में वो क्या करते हैं, 15 ml तक ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइजिंग मसल जो होती है वो, उसकी जो एनर्जी डिमांड होती है, चलो एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए वो 15 ml ऑक्सीजन ले लेती है, लेकिन मैं आपको एक ट्रुथ बता दूं कि उस 15 ml ऑक्सीजन से भी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, उतने एटीपी नहीं बन पाते हैं जितने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो सेल की जो एनर्जी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अब यार, सेल को चलो ठीक है, ऑक्सीजन जितनी उसको 15 ml से जितनी एनर्जी बन रही है उसको उससे ज्यादा चाहिए होती है। तो अब सेल को तो यार अपनी एनर्जी जो डिमांड है उसको उनको मीट करना है, कैसे ना कैसे पूरा करना है, और वो करती है। कैसे करती है? तो देखो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेट बाय, 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड सबसे पहला मेथड तो पता क्या होगा, जो आपकी मसल्स होती है ना, उनमें कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा स्टोर्ड रहती है, तो सबसे पहले तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रही है वो तो ले रही है, उसके अलावा अपनी स्टोर्ड ऑक्सीजन यूज करेगी। ठीक है ना? स्टोर्ड स्टोर्ड ऑक्सीजन यूज करेगी। मेथड नंबर 2, पहला तो उसने स्टोर्ड ऑक्सीजन यूज कर लिया, और साथ साथ में क्या करेगी, साथ साथ में वो ये करेगी कि आपके मसल्स में पाया जाता है फोस्फोराइल क्रिएटिन। मसल्स में क्या होता है? फोस्फोराइल क्रिएटिन। ये फोस्फोराइल क्रिएटिन बड़ा कमाल का मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है आपके मसल्स में, ये क्या करता है, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एनर्जी है। ठीक है? कैसे? ये क्या करता है, फोस्फोराइल क्रिएटिन के पास एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या करेगा, इस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा एडीपी को, और एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। ठीक है? तीसरा काम ये क्या करेगा, तीसरा साथ साथ में क्या करती है हमारी मसल, एन एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और एन एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होता है मसल में, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आपको पता है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है? अब देखो, कुछ डिमांड तो भाई उसने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ली, उससे एनर्जी बनी, ठीक है, लेकिन उससे उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई, तो उसने अपनी स्टोर्ड ऑक्सीजन भी यूज करेगा, साथ में फॉस्फोराइल क्रिएटिन को यूज करेगा, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा, साथ में एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, जिसके बाय प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड भी, एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बनता रहता है। अब आप एक्सरसाइज कर रहे थे भाई, आपकी डिमांड मसल ने जैसे तैसे पूरी कर दी, जो ऑक्सीजन मिली उसको यूज कर लिया, बाकी ये 3 मेथड लगा के पूरी कर दी। अब आपने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी। ठीक है? अब आप रेस्टिंग स्टेट में आ गए, आप रिकवरी फेस में आ गए। अब पता क्या होगा, जब आप रिकवरी फेस में आओगे ना तो आपकी मसल आपकी बॉडी को बोलेगी कि देखो, जब तुम्हें एनर्जी की नीड थी तो मैंने तुमसे जितनी ऑक्सीजन ली उससे बात बनी नहीं। ठीक है? उससे
उससे पूरी मेरी एनर्जी डिमांड पूरी नहीं हुई, बट फिर भी मैंने आपकी एनर्जी डिमांड पूरी की। मैंने कैसे पूरी की? मैंने आपको अपनी स्टोर्ड ऑक्सीजन दी, मैंने अपना फोस्फोराइल क्रिएटिन यूज कर दिया एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने में, और मैंने एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर दिया जिसमें इतना सारा लैक्टिक प्रोड्यूस हो गया। और लैक्टिक एसिड को लेके हमारी बॉडी बहुत कम टॉलरेंट होती है, ये बिल्कुल भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो मसल बॉडी को बोलती है कि देखो भाई, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारा काम निकाल दिया, अब अब तो तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे ना। तो क्या होता है जब आप रिकवरी फेज में होते हो ना, जब आप रेस्ट करते हो एक्सरसाइज खत्म करने के बाद भी, जो आपकी मसल होती है वो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेती है। मतलब नॉर्मली तो जैसे हम 5 ml लेते हैं, जब एक्सरसाइज हुई डिमांड बढ़ गई और बाकी 3 मेथड लगा के पूरी एनर्जी डिमांड मीट हो गई। अब आपने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी, अब आपकी सेल्स की एनर्जी डिमांड तो खत्म है, अब एनर्जी तो नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी डिमांड नहीं है, स्टिल स्टिल आपकी जो मसल सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी। क्यों एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी? वो मसल सेल्स बोलेंगी देखो, मैं इसलिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि पहले तो मैंने आपके लिए अपनी स्टोर्ड ऑक्सीजन खर्च करी थी, मैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लूंगी और वापस से अपनी जो स्टोर्ड ऑक्सीजन थी उसको वापस जमा करूंगी, उसको वापस स्टोर करूंगी, अपना अपना जो मेरा जो स्टोर है उसको मैं रिस्टोर करूंगी। ठीक है, दूसरा मैं क्या करूंगी? दूसरा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके मैं क्या करूंगी? मैंने सारा फोस्फोराइल क्रिएटिन खर्च कर दिया, और ठीक है ना, अपना फोस्फेट ग्रुप इसको दे दिया, मेरे पास सिर्फ क्रिएटिन बचा है, मैं वापस क्रिएटिन से फोस्फेट क्रिएटिन बनाऊंगी। ठीक है ना, मैं अपना सारा फोस्फोराइल क्रिएटिन रिकवर करूंगी। तीसरा मैं क्या करूंगी? तुमने यार मुझ में इतना सारा लैक्टिक एसिड बना दिया, ऑक्सीजन की हेल्प से मैं क्या करूंगी? इस लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज करूंगी, इस लैक्टिक एसिड को मैं रिमूव करूंगी। ठीक है, तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम एक्सरसाइज कर देते हैं, एक्सरसाइज करके हमने छोड़ दी, फिर भी हम हाइपर वेंटिलेट करते रहते हैं, हमें सांस चढ़ती है, हम हाइपर वेंटिलेट करते रहते हैं। वो हाइपर वेंटिलेट करके हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी मसल्स को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्यों? ताकि यार जब उसने हमारी हेल्प की थी, अब ये हमारा हमारा ये फर्ज बनता है कि उसकी स्टोर्ड ऑक्सीजन हम उसे वापस दें, उसका फोस्फोराइल क्रिएटिन उसे वापस दें, और उस बेचारी में जो लैक्टिक एसिड इतना सारा हमने प्रोड्यूस करके छोड़ दिया उसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो रिकवरी फेस में, तो एक्सरसाइज के बाद जो रिकवरी फेज में हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ना, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीजन डेट। ठीक है, सो व्हाट इज ऑक्सीजन डेट? ये इसकी डेफिनेशन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड ड्यूरिंग रिकवरी फेज। ये हो गया आपका ऑक्सीजन डेट का कॉन्सेप्ट। इस पे एम्स 2012 में इस पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था, एम्स 2012। उसमें मुझे सही से याद नहीं, असर्शन में शायद ऐसा था कि ऑक्सीजन डेट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, और रीजन मुझे याद नहीं, मतलब मेरे कहने का मीनिंग है ऑक्सीजन डेट पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसलिए हमने ये किया। अब आगे चलते हैं, हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देख लिया, ठीक है, ऑक्सीजन डेट देख ली। अब आगे चलते हैं, चलो। हाँ, तो हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखा था, तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना था? 40। अब ये फाइनल पैरामीटर्स लिख रहा हूं जो आपको याद रखने हैं, ये आपको पक्का याद रखने हैं। PO2 कितना, ऑक्सीजन कंटेंट कितना, अप्रोक्सीमेशन में 15 बिठाया था हमने, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कितना, परसेंटेज हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कितना, 75%। 75%, ये तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर PO2, विनस एडमिक्सचर को स्किप करके विनस एडमिक्सचर के बाद वाला आपको बताना है कितना, 95। और ऑक्सीजन कंटेंट अप्रोक्सीमेशन में 20 लिया था, और परसेंटेज
हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कितना 97%। ठीक है। एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर एयर, इसमें एल्वियोलर एयर में PO2 कितना था 104। टिश्यू में PO2 कितना था 40। हाँ, और एटमॉस्फेरिक एयर में पता कितना होता है? एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 होता है 159 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है भाई। एल्वियोलर एयर में 104, डीऑक्सीजनेटेड में 40, तभी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन गई थी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ब्लड हो गया था ऑक्सीजनेटेड, क्या हो गया था प्रेशर 95, टिश्यू में कितना 40, तो ऑक्सीजन यहां से यहां मूव की थी। तो मैं ये देखो एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर एयर से मूव की थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मूव की थी टिश्यू में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। अब देखो, अब आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें? आगे हमें ये पढ़ना है कि भैया PO2 40, PO2 40 पे परसेंटेज हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कितना 75%, PO2 95 पे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन कितना 97%। तो हम, आपको पता है ये PO2 और हीमोग्लोबिन सेचुरेशन के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। कौन सा ग्राफ? PO2 वर्सेस परसेंटेज हीमोग्लोबिन सेचुरेशन, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है, और उस ग्राफ को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब वो कर्व हमें ड्रॉ करना है, और उस कर्व के बारे में हमें कुछ बातें पढ़नी है। तो चलिए वो कर्व हम शुरू करते हैं, पहले कर्व ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं।